नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। आए दिन जो है बंगाल में हिंसा की खबरें सुनने में आ रही है, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कैलाश मिश्रा जी। तो आइए हम सर से बात करते हैं कि क्या बंगाल की जो राजनीति है वो क्या अब हिंसा पे आधारित है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो सर क्या बंगाल की जो राजनीति है वो अब हिंसा पे आधारित है? नहीं, बंगाल की राजनीति ही नहीं, कोई भी राजनीति हिंसा पे आधारित नहीं हो सकती है। एवं हमारे देश के समस्त महात्मा गांधी से शुरू करके अम्बेडकर साहब जिन्होंने ये संविधान की रचना की एवं ये देश की जिन्होंने आज़ादी दिलवा के गणतंत्र का स्थापना किया, वो सब अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के पुजारी नहीं थे। तो बंगाल की भी राजनीति हिंसा पे टिकी हुई नहीं है, एकदम नहीं है। जो ये बोला जा रहा है या बताया जा रहा है, ये हम लोगों के ख्याल से ये बीजेपी माइंडेड जो मीडिया है ना, वो ये सब खबर फैला रही है। बंगाल की राजनीति हिंसा की राजनीति, बंगाल की। और ये मीडिया जब मणिपुर इतना दिन से जल रहा था या जल रहा है, तब बहुत से मीडिया का मुंह पे जवान में नहीं आया था कि मणिपुर में जो माने जितना भी अत्याचार लोगों के ऊपर हुआ, सबके ऊपर हुआ, तो लोग नहीं बोल रहे थे। यूपी में जब एक बेटी को किरासन तेल दे के रात में जला दिया जाता है, तब नहीं बोला जाता है कि यूपी की राजनीति हिंसा की राजनीति है। तो बंगाल में कोई एक छोटा सा घटना अगर हो जाए तो बंगाल की राजनीति हिंसा की। लेकिन बंगाल में बीते 2 दिनों में सर विक्की यादव और सैफुद्दीन लश्कर जैसे 2 नेताओं का जो सर है वो दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। होता है, ऐसा घटना हुआ है एवं पुलिस एक्शन भी तो ली है, पुलिस तो अरेस्ट भी की है। तो ऐसा इस एक घटना से आप पूरे राज्य की राजनीति को जोड़ दीजिएगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। ये घटना तो यूपी में, आसाम में, मणिपुर में, आपके गुजरात में तो होता ही रहता है, चलता है। इसका मतलब वो राज्य जो है हिंसा की राजनीति पे डिपेंड करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बंगाल देश के सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है बंगाल को, कलकत्ता। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे सांस्कृतिक लोग, कल्चरल लोग रहते हैं। तो यहाँ की राजनीति कभी हिंसा की राजनीति नहीं हो सकती है। छोटा मोटा घटना होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक जगह ऐसा हुआ है, पुलिस ने एक्शन लिया है। आपको मालूम होगा, कलकत्ता जो शहर है, अगर हम लोगों की तरफ से नहीं, तृणमूल कांग्रेस का कोई ब्यूरो नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी बोला है कि कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। सबसे सेफ सिटी कलकत्ता को माना जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दूसरा, तो आप बोलिएगा कि कलकत्ता हिंसा की राजनीति पे चलती है, तब कैसे? फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो गलत हो रहा है। लेकिन सर आए दिन तो ऐसी हिंसाओं की खबरें सामने आ रही है ना। आए दिन मैंने कब? ये 1-2 घंटा जो आप बोले उससे पहले कब हुआ था बताइए आप। आपको 2-4 महीना में एक घटना बताइए जो हिंसा की घटना हुई है, आपको भी याद नहीं, हमको भी याद नहीं। तो इतनी बड़ी राज्य में कहीं एक घटना अगर घटता है, घटना आप बता सकते हैं 100% कोई नहीं रोक सकता इसको। घटने के बाद उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो कानूनी कार्रवाई की जाती है, वो हो रही है कि नहीं, ये देखने को है। और सर जो मृतक के जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो है हत्या के पीछे बीजेपी और सीपीआईएम का हाथ है। बीजेपी और सीपीआईएम। जयनगर वाला? हाँ जी सर। मैं आपको इससे पहले एक इंटरव्यू आप ली थी हमारा, तो मैं आपको बोला था कि जो लोग नॉर्मली नहीं जीत पाते हैं राजनीति में, जो जनगण के जनता जनार्दन का मन नहीं जीत पाते हैं, वो बंदूक के बल पे, गोली के बल पे, बम के बल पे जीतना चाहते हैं बंगाल को। सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी? ले रही है, लेगी नहीं, ले रही है। ये ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ एक्शन 100% होता है, हो रहा है। और सर इंडोर स्टेडियम में जो है एक बैठक हुआ था टीएमसी का, सर उसमें ममता बनर्जी ने ये कहा था कि अगर हमारे 4 विधायकों को गिरफ्तार करेंगे तो हम उनके 8 विधायकों को गिरफ्तार करेंगे। खुलेआम धमकी नहीं, वो नेत्री हिसाब से बोली है। वो एक दल की सभानेत्री भी है, नॉट गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं था, वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं था, वो पार्टी का प्रोग्राम था। एवं पार्टी प्रोग्राम में वो अपने विधायक जो पार्टी के लीडर थे उन लोगों को गलत एलिगेशन लगा के गलत तरीका से। अच्छा आप बताओ, आप ये बात आप कभी शुभेंदु अधिकारी से पूछे हो कि आपको कैसे मालूम रहता है सीबीआई यहाँ जाना वहाँ जाने वाला है? ये बात आप दिलीप घोष से कभी पूछे हो? वो बोल देते ये नेता अरेस्ट हो जाएगा। तो राजनीति हिसाब से सीबीआई का यूज बीजेपी नेता लोग कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब सीबीआई उनके ऊपर में केस डाला, मालूम है आपको, नारदा।
और जब बीजेपी में चले गए ना एक बार कॉल हुआ, ना सुनवाई हुआ, ना बुलाया गया, ना कुछ। तो ये कैसे हो सकता भाई? जब हेमंत बिस्वा आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो जब कांग्रेस में थे तो आपको मालूम था कितना 1000 करोड़ का उनके ऊपर घोटाले का एलिगेशन, और अभी वो चेहरा बन गए बीजेपी का। तो सीबीआई चुप क्यों है? तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दीदी के 4 विधायक को गिरफ्तार करेगा तो दीदी 8 विधायक को गिरफ्तार करने का धमकी देंगी? धमकी दे रही है? नहीं, दीदी सही बात बोली है। राजनीति जो होता है, आप अगर राजनीति में राजनीति तरीका से करो तो सही है। आप देखोगे ये पहले नहीं था, पहले भी सीबीआई के ऊपर एलिगेशन लगा है, लेकिन ठीक है छोटा मोटा लगा था। अभी आप देखो सीबीआई उसी राज्य में घूम रही है जिस राज्य में बीजेपी हारी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर में, उनके बेटे के यहाँ। आपका बंगाल में मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को, बिहार के तेजस्वी यादव उसको परेशान किया जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के लड़के को, जहाँ जहाँ हारती है वहाँ सीबीआई को घुमा के जीतना चाहती है। तो ये गणतंत्र में ये नहीं हो सकता है। सर और एक सवाल सर, सौरभ गांगुली को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो क्या सर ये 2024 और 26 के चुनाव का कोई से रिलेटेड कुछ है या फिर? बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट, बने बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को बनाया गया था 2019 से में भी पहले, अगर मैं भूल नहीं हूँ 18 में। क्यों? लोकसभा निर्वाचन जीतने के लिए बीजेपी की थी ऐसा। 2021 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसा की थी क्या? और उसके बाद एक सौरभ गांगुली किसी दल के नहीं है, और सिर्फ बंगाल के वो नहीं है। सौरभ गांगुली इस देश के धरोहर है, गर्व है, और उनको बना हटा दिया गया। और वहाँ पे किसको रखा हुआ है? जो कभी बैट बॉल पकड़ा नहीं, जैसा कभी बैट बॉल पकड़ा है वो देखें आप, कभी नहीं पकड़ा है, उसको आप क्रिकेट में रख दिए। और जो क्रिकेट का कैप्टन था बंगाल इंडिया का, जो देश के लिए इतना कुछ किया है, उसको हटा दिया। तो सर क्या सौरभ गांगुली का जो वो है इस्तेमाल बोल सकते हैं स्टार प्रचारक के रूप में किया जाएगा? नहीं, एकदम नहीं। आज तक हम लोग नहीं किए हैं। सौरभ गांगुली पार्टी से कनेक्शन कोई भी प्रचार में नहीं रहे। ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट के हों तो बंगाल की जो काम की हुई सरकार ने जो काम किया है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सराहा है, आपको मालूम है 100 दिन का जो काम होता है उसमें सबसे आगे कौन है? आपको मालूम है ग्राम उन्नयन दफ्तर सबसे अच्छा कौन किस राज्य का है? आप पूछिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइज दिया है, विश्व ने प्राइज दिया है। जो गवर्नमेंट का काम होता है लोगों के लिए काम करना, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को लाना, प्रकल्प को लाना, सब गवर्नमेंट करती है, कोई कम कोई बेसी। उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री को बुला के सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, विश्व ने, यूनेस्को ने उसको प्राइज दे रहा है कि कन्याश्री जैसा आपने किया लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए। तो ये तो छुपाने का बात नहीं है। उसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली, करेंगे प्रचार उसका। सर 21 जुलाई को जो है वो टीएमसी शहीद दिवस मनाती है विक्टोरिया हाउस के सामने। तो सर अगर बीजेपी बैठक के लिए कह रही है तो टीएमसी उसके लिए आपत्ति क्यों जता रही थी, जबकि कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दे दिया था? टीएमसी का आपत्ति जताएगी? टीएमसी क्यों आपत्ति जताएगी? पुलिस हो सकता है कोई आपत्ति जता सकता है, तृणमूल कांग्रेस कैसे आपत्ति जता सकता है? आप गलत क्वेश्चन लो। तृणमूल कांग्रेस ने कहा आपत्ति जताई बताइए तो? पुलिस बोल सकता है कुछ, सरकार बोल सकती है कुछ, लेकिन हम लोग तृणमूल कांग्रेस सरकार किसकी है यहाँ पे? हमारी है। तो सर तो सरकार ही तो कह रही है ना? सरकार बोल सकते नहीं, ये आप मीडिया पर्सन, आपको दोनों में डिफरेंस रखना होगा। अब हम लोग जब राजघाट में आंदोलन करने गए हैं, हम लोग जब दिल्ली में मीटिंग करने गए, तब परमिशन किसने नहीं दिया? सरकार ने ना बीजेपी ने? किसने बता? तो फिर यहाँ पे कैसे तृणमूल रोक सकता है? तो सर सरकार तो तृणमूल की है ना? वहाँ पे सरकार किसकी है? तो बीजेपी रोका, तो बीजेपी रोकती है, हम लोग नहीं रोकते हैं। यहाँ पे तो उनके नेता घूमते आते हैं, अरेस्ट नहीं होते हैं। हाँ, और वहाँ पे अभिषेक बनर्जी से इतना डरते हैं ये लोग कि वो गए एक मंत्री से मिलने के लिए, वो भाग गई, उनको उठा के अरेस्ट कर लिया गया। तो इतना डर, देखिए जनता जनार्दन समझिए, 5 राज्य का इलेक्शन है ना, रिजल्ट आने वाला है। अभी कल से ही तो मालूम चलने लगा है कि हवा कैसे घूम रहा है, मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। मोदी मैजिक खत्म हो रहा है सर? हाँ देख लीजिए, अब रिजल्ट में मिला लीजिए, रिजल्ट के बाद फिर आप आइएगा। 5 राज्यों का वोट है, रिजल्ट निकलने दीजिए, कितना में बीजेपी जीतता है, कितना में गैर बीजेपी सरकार बनता है, देख लीजिएगा। मोदी मैजिक, आदमी का मैजिक नहीं होता, कामों का मैजिक होता है, ढब्बाजियों का मैजिक नहीं होता है, प्रकल्पों का मैजिक होता है, भौताबाजियों का मैजिक नहीं होता है, लोगों के लिए जो काम किया जाता है उसका मैजिक होता है। वो तो आज बोल देंगे मीटिंग में हम ये कर लेंगे भाइयों बहनों, 2 दिन बाद बोलो तो जुमला था,
याद है 15 लाख रुपया आपको, 2 करोड़ का रोजगार, ये सब आप बात नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते उनसे। तो ये सब है, ये मैजिक अब खत्म है, लोग समझ गए, लोग अच्छा से समझते हैं कि भाई धर्म की राजनीति के लिए धर्म नहीं होता है, ठीक ना। धर्म हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में। हम जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो हमारे अंचल के जितने वोटर, जितने जनप्रतिनिधि हमको, जनगण हमको वोट देते हैं, हम सबके लिए नेता हुए, हम सबके लिए काउंसिलर हुए, मुखिया हुए, प्रधान हुए, उप प्रधान हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए। तो ये लोग धर्म की राजनीति करके और मैजिक मोदी मैजिक नहीं चलेगा इस बार, एकदम नहीं चलेगा। 17 राज्यों में, 17 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। आप बता गिन लो कौन सा राज्य में आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। 17 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। सर बीजेपी गवर्नमेंट ये तो 2024 में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? 100% एकदम मिलेगा। ये और अमित शाह जाके इंडिया को हरवा दिए, लेकिन 2024 में इंडिया नहीं है। अब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग। अच्छा बताओ आप, 1983 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंडिया लेकिन इंडिया जीता। 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, धोनी साहब ने मैच जीत के लाया। इंडिया इस बार इतना अच्छा खेल रही थी टीम, भयंकर, सब मैच जीती ना, दोनों बैठ गए, हार गई। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग बताओ क्या इसके लिए कौन अच्छा है? सर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष जो है, उनका ये कहना है कि जो सरकार जो है बिना मुद्दा का मुद्दा उठा रही है, इससे जो है प्रवक्ताओं पे सवाल उठाया जा रहा है। कौन सरकार? सर अब वो जिसके प्रवक्ता है उन्हीं सरकार की वो बात कर रहे होंगे ना? नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं सुना। कौन सा मुद्दा के लिए बोल रहे हैं? सर जब यहाँ पे बीजेपी को जो है मीटिंग के लिए आदेश नहीं दी जा रही थी, या बीजेपी को मीटिंग के लिए जो है उन्हें रोका जा रहा था, तो कुणाल घोष ने कहा जो सरकार है वो गैर मुद्दा का जो है वो मुद्दा बना रही है। मैं अब अभी हमसे पूछ रही थी ना कि कांग्रेस नहीं दे रहा है, बताइए तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर। कुणाल घोष हमारे प्रवक्ता है, साधारण संपादक हैं पार्टी के। वो बोले कि हर एक राजनीतिक दल को मीटिंग करने का इजाज़त दिया जाए, राजनीति हिसाब से बोले। अब सरकार हिसाब से चलती है देश में। 100% अगर पार्टी को सरकार में तब्दील हो गया ना, तो उस दिन जनता के लिए काम नहीं होगा, पार्टी के लिए काम होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है, जो लोगों के हित में होगा वही वो करती है। कुणाल दा जो बोले वो हमारे पार्टी का स्टैंड बोले हैं वो, और वहाँ पे हो सकता है पुलिस को या प्रशासन को कोई असुविधा नजर आता होगा, इसलिए मना किया। हमारे पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम लोग हर एक दल को मीटिंग करने देते हैं, हर एक दल को गणतंत्र का अधिकार यूज करने देते हैं। जीत जिसको आदमी चाहेगा, जिसको जनता जनार्दन वोट देगी, उसका जीत होता है, हो रहा है बंगाल। सर एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछूंगी। सर हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, तो बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन वर्ल्ड। एग्जैक्टली सर, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलके रहते हैं। सर तो अभी बंगाल में सर ये सुनने में आया है कि छठ पूजा मनाने देने पे जो सर है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। छठ पूजा बोल रहे हैं वो नहीं मनाने को, इससे जो है वो गंगा दूषित हो रही है। बंगला पक्खो बोल के कम्युनिटी है जो छठ पूजा मनाने से मना कर रही है। वो कोई बंगला पक्खो कम्युनिटी क्या बोलती है, ये गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं हो सकता है, ये तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बंदोपाध्याय हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए थे। मैं जिस जिला के दायित्व में हूँ, सभापति हूँ, उस जिला के हर एक हाट में हमारे कर्मी मौजूद थे, अभिषेक के दूत बन के। मुख्यमंत्री सरकार के हिसाब से तमाम विधायक, काउंसिलर, एमएलए, एमपी, जिला परिषद को इंस्ट्रक्शन दी थी, हर एक हाट पे सब खड़े थे। और हम लोग को तो छोड़ दीजिए, स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ पे बैठी हुई थी जिस घाट पे छठ हो रहा था। और 2 दिन का छुट्टी हमको नहीं लगता कोई और राज्य में दिया जाता है, छठ पूजा को दिया जाता है, आपको याद है? तो फिर कैसे ये क्वेश्चन आप पूछ रही है? अब कौन एक संगठन क्या बोलता है, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस। वो हमारी पॉइंट नहीं हो सकता है। बांग्ला पक्को क्या बोल रहा है ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये मैं सुना भी नहीं अभी तक। अगर वो ऐसा बोला है बांग्ला पक्को कि इससे गंगा दूषित होती रही है, ये तो हमको नहीं ना, बांग्ला पक्को तो पर्यावरणविद तो है नहीं, ये तो कोई साइंटिस्ट बोल सकते हैं, कोई इससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट स्टडी किए वो बोल सकते हैं। हमको नहीं लगता बांग्ला पक्को ये पढ़ाई लिखाई करके या बांग्ला पक्को है, नहीं है। तो हमारे हिसाब से छठ पूजा आस्था का महापर्व है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था क्या बोलेगा उससे बंद होने वाला भी नहीं है। अब बंगाल के मुख्यमंत्री आस्था का महापर्व को दिल से मानती है, खुद मौजूद रहती है, तमाम प्रशासन को अलर्ट की रहती है। तो बंगाल में जब तक ममता बनर्जी है
तब तक ये पूजा को कोई छोटा भी नहीं कर सकता है, बंद भी नहीं कर सकता। ये महाराष्ट्र में तब होता था जब महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस गवर्नमेंट थी और ओपन बोला जाता है छठ पूजा नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट में जो रहते थे वो लोग बोलते थे, बीजेपी के साथ जो लोग थे। बंगाल में ऐसा नहीं होता है ना कभी होगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे बोलो ना। सर 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में या इंडिया का लेके, देश का लेके बोलो ना। बंगाल सेंटर को का, लेके। इंडिया देश में सरकार बनाएगी, इंडिया जीतेगा, 100% जीतेगा इंडिया। तो सर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा उसमें? इंडिया में से ही होगा। सर आपको क्या लगता है कौन होगा? हमारे हिसाब से ममता बनर्जी को बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर का चेहरा। हमसे पूछा जाएगा तो महिला अगर प्रधानमंत्री बने, इससे ज़्यादा गौरवशाली और क्या हो सकता है? राष्ट्रपति भी महिला, प्रधानमंत्री भी रहे महिला, इससे अच्छा में क्या हो सकता है? लेकिन एक इंटरव्यू में ऐसा सुनने में आया था सर, किसी बीजेपी प्रवक्ता ने ये कहा था कि हम अकेले ममता बनर्जी को बंगाल में क्यों झेले, देश झेलेगी ममता बनर्जी को बंगाल, मतलब पूरे इंडिया में। वो झेले नहीं, वो डर के मारे झेले बोलेंगे। वो बोलना चाह रहे थे कि आज से 20 साल 30 साल पहले आयरन लेडी मिला था देश को, जो देश को विश्व स्थल पे लेके चली गई थी, इंदिरा गांधी। तो दूसरा इंदिरा गांधी रेडी हो चुकी है, अब देश को उसको संभालना है, ये वो बोलना चाह रहे थे। झेल तो हम लोग अभी रहे जुमलेबाज को, झेल तो आप लोग सब रहे। अगर बोलते ना कभी 8 बजे से फिर से आने वाले हैं तो देश का जनता हंसने लगता है उनके ऊपर। याद है 50 दिन मांगे थे वो, काला धन आ जाएगा, अभी फिर से बोल रहे हैं कि हमको और 5 साल दे दो। अरे भाई कितना बार देगा आदमी? धब्बाजी एक ही बार होगा ना। बोलते चौराहा पे हमको खड़ा कर दीजिएगा, ये सब याद है? ये सब आप लोग नहीं पूछ पाएंगे उनसे, क्योंकि वो तो मीडिया को क्वेश्चन। अच्छा बताओ तो ये 10 से वो है प्राय एक बार मीडिया क्वेश्चन पूछ पाई है? तो वो खुद सारी बातें बता मन की बात, उनका मन की बात नहीं सुनना, लोगों की मन की बात उनको सुनना चाहिए ना। अरे बताओ, मैं अगर काउंसिलर हूँ मेरे एरिया का तो मेरा मन की बात सुनेगा सब। 10 लाख का सूट हमें अच्छा लगता है, सेब अच्छा लगता है हमको, तो लेकिन वो तो जनता के लिए बोलते हैं। 10 लाख की पेन हमको जनता का बात सुन कर है भाई। जनता के हित में अगर वो बोलते हैं तो याद है कोविड के समय में अनप्लान्ड होकर देश को बंद किया और कितने बच्चे गंगा नदी में लाशें बही थी, याद है आपको? हाँ, नोटबंदी में कितनों का जान गया था, याद है? फायदा नोटबंदी से आप बताओ, आप बता दो मेरे को, क्या फायदा हुआ नोटबंदी से? नोटबंदी से सर काला धन बोला है, आ गया वापस, आ गया, आया है। आप बताओ आया है काला धन? तो फिर से बोल रहे हैं तो जितना काला धन मैं लाऊंगा 5 साल दो। ये जो मेरे को नहीं लगता आप लोग जो मीडिया में आप लोग अंधभक्त हो सकते हो, आप लोग को तो ओपन जीएस करना चाहिए, पूछना चाहिए। काला धन आ गया है, अब आरटीआई होता है तो अभी करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हमको नहीं मालूम कितना काला धन विदेश में छुपा हुआ है, तो आएगा कहाँ से भाई? आएगा कहाँ से बताइए ना। लेकिन सर सरकार तो बोल रही है सब कुछ जो है वो जनता के बीच है, उनकी हर एक बातें जनता के बीच आपको है। तब नहीं मालूम आरटीआई हुआ था? काला धन कहाँ है, कितना, इसके पर आरटीआई हुआ था? जवाब क्या आया था बताओ? आप उनको देख के उनका नाम आते ही सब हंसने लगता है, ठीक है ना? तब ये हंसने का प्रोसीड्यूर चल रहा है। 2024 अप्रैल मई में से खत्म हो जाएगा ये प्रोसीड्यूर। देश की जनता काम चाहती है, देश की जनता लोगों के हित में जो काम हो। बेकारी बढ़ी है, 2 करोड़ बेकारों को नौकरी देने वाले 2 करोड़ हजार करोड़ बेकार बढ़ा दिए हैं। आप अपने घर में फीलिंग करो ना, अपने घर में पूछोगे ना, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग बेकार होकर बैठे हुए। जिनको नौकरी करते थे 20-21 के बाद वो भी छूट गया। देश में सब हंसते हैं उनका नाम लेते ही, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपको हमारा कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।